वीडियो में हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल के बारे में। तो बच्चों, पैमाने के प्रतिफल के ऊपर हमने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाई हुई है जो हमने इंग्लिश में समझाया हुआ है, ये हम हिंदी में आप बच्चों को समझा रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने ये सारे के सारे कोर्सेज बना रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस भी हम बना रहे हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हम आपको बना रहे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको डिफरेंट कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से अपना कोर्स चुन सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारी जो वीडियो हैं वो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है उसको आप ठीक तरीके से कर पाएँ। तो बच्चों, अगर हम आपको बताएं पैमाने के प्रतिफल के बारे में, तो पैमाने का प्रतिफल का जो कंसेप्ट है वो दीर्घ काल में लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल वाला तो परिवर्तनशील अनुपात नियम है। देखिए, अल्पकाल में एक फर्म के पास इतना समय नहीं होता कि वो उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ा सके, लेकिन ये समस्या दीर्घकाल में नहीं होती है। दीर्घकाल में एक फर्म के पास इतना समय होता है कि वो उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि कर सके। न केवल सभी साधनों में वृद्धि कर सके, बल्कि सभी साधनों को वो एक ही अनुपात में बढ़ा सकती है। तो जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उससे उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों पैमाने का प्रतिफल। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीर्घ काल में सभी साधनों में समान रूप से वृद्धि करने पर, समान अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। क्योंकि दीर्घ काल में जब आप श्रम की मात्रा में भी वृद्धि करते हो, पूंजी की मात्रा में भी वृद्धि करते हो, भूमि की मात्रा में भी वृद्धि करते हो, तो उत्पादन का जो पैमाना है वो बदल जाता है। तो क्योंकि उत्पादन का पैमाना बदल गया इसलिए उसको पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब बच्चों, पैमाने के प्रतिफल की तीन स्थितियां हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, दूसरे को बोलते पैमाने का समान प्रतिफल और तीसरे को बोलते पैमाने का गिरता प्रतिफल। तो इन तीनों के बारे में बच्चों हम डिटेल में आप बच्चों से बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल का क्या मतलब है? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल का मतलब है कि आपने जो आपकी बचते हैं, मतलब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जब आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हो तो आपको कुछ मिलती है पैमाने की बचतें। पैमाने की बचतें ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, पैमाने की बचतें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पैमाने की बचतें मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से आपको कुछ फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक समोसा बनाते हो अपने घर पे, तो आपको एक समोसा बनाने की कॉस्ट लगभग 100 रुपये आएगी, क्योंकि तेल तो आपको पूरा डिप करने के लिए चाहिए, उसको गर्म करने के लिए पूरी गैस चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वही आप 100 समोसे बनाते हो तो हो सकता है कि आपकी पर समोसे की जो कॉस्ट है वो शायद 5 रुपये या 6 रुपये आए। तो इसका मतलब पैमाने की बचतों की वजह से ऐसा हुआ है। और एक होता है पैमाने की हानियां। पैमाने की हानियां यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लॉसेस। तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल तब लागू होता है जब पैमाने की बचतें पैमाने की हानियों से ज्यादा हो, यानी कि लार्ज स्केल पर उत्पादन करने से ज्यादा फायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है कम, जिसकी वजह से उत्पादन जो है वो साधनों के अनुपात से ज्यादा बढ़ता है। तो मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से बढ़ता है, वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक श्रम है, एक पूंजी है और 2 श्रम है, मतलब एक पूंजी पर 2 श्रम लोग काम कर रहे हैं और 100 शर्ट का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए पूंजी की मात्रा डबल हो जाती है और श्रम की मात्रा भी डबल हो जाती है, लेकिन उत्पादन जो है वो 220 हो जाता है, यानी कि डबल से ज्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में साधनों में जो वृद्धि हुई है वो 100% की हुई है, लेकिन उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो 120% की हुई है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस भी अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है, साधनों में वृद्धि होती है, जिस भी अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है, यदि उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसको बोलते हैं पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। यानी कि जिस भी अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे उत्पादन जो है उससे ज्यादा अनुपात में बढ़ता है। आप इसको यह भी बोल सकते हो कि यदि साधनों को दुगना कर दिया जाए और उत्पादन दुगने से ज्यादा बढ़े तो इसे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। यानी कि आप जिस भी परसेंटेज में साधनों को बढ़ा रहे हो, अगर उत्पादन में उससे ज्यादा परसेंटेज की वृद्धि हो या साधनों को दुगना करने पर उत्पादन दुगने से ज्यादा बढ़ जाए तो इसको हम पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल किस लिए लागू होता है बच्चों? क्योंकि पैमाने की बचतें ज्यादा होती है और पैमाने की हानियां कम होती है, उस स्थिति में लागू होता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो बच्चों 2 तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। एक तो आइसोक्वेंट के द्वारा, हालांकि आइसोक्वेंट हमें आपको आगे पढ़ाना है, मैं आपको फिलहाल आपको आइसोक्वेंट से समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक आइसोक्वेंट कर्व है जो कि हमारा 200 उत्पादन को दिखाता है। ठीक है, एक और आइसोक्वेंट है जो 100 उत्पादन को दिखाता है। एक और आइसोक्वेंट है जो कि हमारे 200 उत्पादन को दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो उत्पादन होगा वो एक, मान लीजिए 2 श्रम और जो हमारी 2 मशीनें हैं, एक मशीन है वो उत्पादन कर रही है ए बिंदु पर। ठीक है, टेक्निकली तो आपको बी पे जाना चाहिए था। मान लीजिए ये वाला बी है,
इस पे जाना चाहिए था, लेकिन वास्तविक उत्पादन यहां पे ना पहुंच के बल्कि यहां पे पहुंचा। ये आपका वास्तविक उत्पादन है जो कि 220 उत्पादन को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका जो बी पॉइंट है वो यहां पे मिला आपको, यानी कि ये हमारा विस्तार पथ कहलाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे बच्चों, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया, श्रम को डबल करने से और पूंजी को डबल करने से आपका जो उत्पादन है वो डबल से ज्यादा हो गया, तो ये आपका कहलाएगा पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। आप इसको यहां पे ऐसे भी दिखा सकते हो बच्चों। देखिए मान लीजिए आपके जो साधन है, ये आपके साधन है, ये उत्पादन है, ये प्रतिशत वृद्धि को दिखा रहा है, यानी कि साधनों में जो प्रतिशत वृद्धि की गई है उत्पादन में उससे अधिक वृद्धि हुई है, बस ये आपको दिखाना है। तो इस केस में जो टीपी है वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि आपके जो साधनों को बढ़ने से उत्पादन है जो वो तेजी से बढ़ गया। तो ये आपके हैं बच्चों पैमाने का बढ़ता प्रतिफल की स्थिति में। अगर हम बात करें पैमाने का समान प्रतिफल, तो पैमाने का समान प्रतिफल हमें क्या बताता है, पैमाने का समान प्रतिफल हमें बताता है कि अगर हम भूमि और पूंजी को समान परसेंटेज में वृद्धि करें, यानी कि दुगना कर दें, मान लीजिए एक पूंजी पर 2 श्रम काम करते हैं और 2 पर 4 काम करते हैं, इसका मतलब उत्पादन जो है वो भी दुगना हो जाए, यानी कि जितनी परसेंट वृद्धि हुई है साधनों में 100% की वृद्धि हुई है, उतनी ही वृद्धि हुई है उत्पादन में, यानी कि 100% की वृद्धि हुई है। यानी कि जिस भी अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है यदि उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे बोलते हैं पैमाने का समान प्रतिफल। यानी कि जिस भी अनुपात में साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में भी समान अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का समान प्रतिफल कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका उत्पादन है 100 पर, ये 100 का है, और वास्तविक उत्पादन भी यही वाला हो जो 200 पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक तरीके से ये विस्तार पथ हो गया। हालांकि विस्तार पथ के लिए हम और भी चीजें लिखनी पड़ती है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है, लेकिन हम बना नहीं रहे, डायग्राम को मुश्किल क्यों बनाएं। तो यहाँ पे 2 से 4 होने पर, 1 से 2 होने पर आपका उत्पादन भी देखिए दुगना हो गया है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, यानी कि ये क्या बता रहा है कि अगर हम जिस भी अनुपात में साधनों में वृद्धि करते हैं यदि उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि हो, यानी कि साधनों में 100% वृद्धि करने से उत्पादन में अगर 100% की ही वृद्धि हो तो इसे हम बोलते हैं पैमाने का समान प्रतिफल। यानी कि जिस भी अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का समान प्रतिफल कहते हैं। और ये तब लागू होता है जब पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां बराबर बराबर हो। और मैं आपको बता देता हूं कि इस वाली स्थिति में तो जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी लगातार गिरती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इस तरीके की एवरेज कॉस्ट होती है हमारी अगर, और इस तरीके का एलएसी होगा अगर हमारा केवल और केवल बढ़ता प्रतिफल ही लागू हो रहा हो, ठीक है। और इस केस में, यानी कि इस वाले केस में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, इस तरीके से एलएसी बनेगा अगर हमारा केवल और केवल क्या बोलते हैं उसको, साधन का पैमाने का समान प्रतिफल ही लागू हो रहा हो। अब हम बात करते हैं बच्चों पैमाने का गिरते प्रतिफल की। देखिए पैमाने का गिरता प्रतिफल तब लागू होता है जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फायदे कम हो और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के नुकसान ज्यादा हो, जिसकी वजह से आप देखिए भूमि और पूंजी आपने ऐसे ही ले लिया जैसे पहले लिया था। इसमें आप मान लीजिए पूंजी को दुगना कर देते हैं, श्रम को दुगना कर देते हैं, लेकिन उत्पादन दुगने से कम का बढ़ा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों पैमाने का गिरता प्रतिफल। यानी कि तीनों ही स्थिति में देखिए उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन अनुपात जो है वो गिर गया है। इसका मतलब साधनों में यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो 100% की हुई है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो उत्पादन में वृद्धि हुई है आप देखिए 80% की हुई है। यानी कि पैमाने का गिरता प्रतिफल कब कहलाएगा, जब साधनों की मात्रा को दुगना करने पर उत्पादन में जो वृद्धि है वो दुगने से कम हो तो उसे कहते हैं बच्चों पैमाने का गिरता प्रतिफल। यानी कि जिस भी अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का गिरता प्रतिफल कहते हैं। और पैमाने का गिरता प्रतिफल क्यों लागू होता है, क्योंकि पैमाने की बचतें पैमाने की हानियों से कम होती हैं, जिसकी वजह से आप अगर एवरेज कॉस्ट का रूप देखोगे, एवरेज कॉस्ट देखोगे तो आपकी हर समय एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसके बारे में बच्चों हम आगे डिटेल में करेंगे, एवरेज कॉस्ट की कब गिरती है कब बढ़ती है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उत्पादन में वृद्धि करते हो तो उत्पादन में कम वृद्धि होगी जबकि साधनों में वृद्धि जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस केस में आपका टीपी इस तरीके का बनेगा। तो ये हमारे साधनों में प्रतिशत वृद्धि को दिखा रहा है, ये उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि को दिखा रहा है। यानी कि वृद्धि तो तीनों ही स्थिति में हुई है, लेकिन यहां पे आप देखिए ज्यादा वृद्धि हुई है, यहां पे कम वृद्धि हुई है। साधनों में ज्यादा वृद्धि हुई है, उत्पादन में कम वृद्धि हुई है। अगर हम बच्चों इसी को आइसोक्वांट के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए आइसोक्वांट हमारा ये वाला है IQ, ठीक है। ये 100 को दिखा रहा है, मान लीजिए ये 200 को दिखा रहा है।
ठीक है, ये 100 को दिखा रहा है, ये 200 को दिखा रहा है। लेकिन साधनों को डबल करने पर आपका जो एक्चुअल में उत्पादन बढ़ेगा वो केवल इतना ही बढ़ेगा, 180 तक। तो इसको बोलते हैं बच्चों साधन का आप कह सकते हो पैमाने का गिरता प्रतिफल, यानी कि ये आपका पैमाने का गिरता प्रतिफल है बच्चों। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आप जैसे ही साधनों को डबल कर रहे हो आपका उत्पादन जो है वो डबल नहीं हो रहा है, मतलब डबल से कम बढ़ रहा है। ठीक है, 2 4 1 2। तो ये बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा पैमाने का बढ़ता प्रतिफल की स्थिति में उत्पादन बढ़ता है, पैमाने के गिरते प्रतिफल की स्थिति में भी उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर जो है वो गिर रही है। आप याद रखिएगा, उत्पादन किसी भी स्टेज में नहीं गिर रहा है। गिरते प्रतिफल में क्या गिर रहा है? उत्पादन की दर, यानी कि जिस भी अनुपात में उत्पादन को बढ़ा रहे हो उत्पादन उससे कम बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम नहीं बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपात नियम में अंतर भी बता देता हूँ। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि जो साधन का बढ़ता प्रतिफल है, साधन का प्रतिफल है सॉरी, वो अल्पकाल से संबंधित विचार है, जबकि पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित विचार है। इसके अलावा साधन के प्रतिफल में साधनों के बीच का जो अनुपात है वो बदल जाता है, यानी कि एक मशीन फिर एक लेबर, फिर एक मशीन फिर 2 लेबर, फिर एक मशीन फिर 3 लेबर, यानी कि साधनों के बीच का अनुपात बदल जाता है। जबकि पैमाने के प्रतिफल में साधनों के बीच का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। इसके अलावा साधन के प्रतिफल के अंतर्गत एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि सभी साधन स्थिर होते हैं, अन्य सभी साधन। और पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। साधन का प्रतिफल जो होता है उसमें उत्पादन का पैमाना नहीं बदलता, मतलब उत्पादन का स्केल चेंज नहीं होता, लेकिन पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन का स्केल बदल जाता है। एक पॉइंट बच्चों और आप याद रखिएगा कि साधन के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में उत्पादन गिरता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में उत्पादन नहीं गिरता, केवल उत्पादन की दर जो है वो गिरती है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। इस वीडियो में इतना ही। तो बच्चों आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप चुन लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।